विद्यार्थियों, जैसा कि हम तिलक के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज हम तिलक के स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ में हम जानने का प्रयास करेंगे। तिलक के साधन थे और तिलक का जो उद्देश्य था, जो साध्य था, वो क्या था? स्वराज था। और स्वराज को प्राप्त करने के लिए जो तिलक के प्रयास थे, उसमें स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा का अब बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए तिलक के स्वराज प्राप्ति का जो लक्ष्य था, उसमें संवैधानिकता या नैतिकता थी। उसमें इस लक्ष्य प्राप्ति के जो महत्वपूर्ण साधन थे, उसमें स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा महत्वपूर्ण है। स्वदेशी और बहिष्कार के संदर्भ में हम बात करें तो हम देखेंगे कि तिलक ने केसरी में लिखा है, हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी और बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। अब आप सोचो, पेड़ की उन्होंने कल्पना की और राष्ट्र एक पेड़ है, वृक्ष है, और जिसका तना है, जो मोटा भाग होता है नीचे का, जिस पे सब कुछ पेड़ की शाखाएं टिकी रहती हैं, वो स्वराज है। और ये शाखाएं जो हैं, जो उस पेड़ को ऊर्जा देती हैं, जो उस तने को ऊर्जा देती हैं, वो स्वदेशी और बहिष्कार हैं। उन्होंने स्वदेशी को देश की आर्थिक विकास का एक साधन के रूप में स्वीकार किया। वो मानते थे बहिष्कार को अपनाने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन तिलक और अन्य उग्रवादियों ने आर्थिक आंदोलन के साथ राजनीतिक शस्त्र में इस व्यवस्था को अपनाया। इसलिए तिलक ने स्वदेशी के साथ बहिष्कार को क्यों अपनाया? इसका एक प्रमुख कारण ये है, उन्होंने कहा कि बहिष्कार को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों में रोष की अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। इसलिए स्वदेशी और बहिष्कार केवल नारा ही नहीं, अपितु स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी का बहिष्कार का संदेश पश्चिम भारत के प्रत्येक कस्बे, गांव तक पहुंचकर उसको जन आंदोलन का रूप दिया जाए कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। तिलक स्वयं अपने हाथ से काते हुए सूत अपने घर में स्वदेशी करदे से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते थे। वे मोटे वस्त्रों का पहनकर अदालत तक जाने का काम करते थे। यहाँ तक कि वो ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया के दरबार में भी उन्हीं वस्त्रों को पहन के गए थे। इस प्रकार तिलक मन, वचन और कर्म से स्वदेशी थे। उन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा के सहकारी कई भंडार खोले। तिलक स्वदेशी आंदोलन को आत्मविश्वास, आत्मसहायता, आत्मसम्मान के रूप में जोड़ना चाहते थे। उन्होंने गणपति उत्सव में स्वदेशी आंदोलन को प्रमुख प्रचार का एक माध्यम बनाया। 1907 में उन्होंने केसरी में लिखा, विदेशी वस्तु इस देश में नहीं आनी चाहिए। केवल वही वस्तुएं जो यहाँ उत्पन्न की जाती हैं, यहाँ निर्मित होती हैं, खरीदी और इस्तेमाल की जानी चाहिए। हमें केवल वही कपड़ा प्रयोग करना चाहिए जो यहाँ बनाया जाता है, चाहे वह कितना ही मोटा झोटा क्यों न हो। ये बात उन्होंने कही कि हमको इसको अपनाना चाहिए। तिलक का विचार था कि शासन की नीति इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने की होनी चाहिए, लेकिन शासन स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाकर भारतीय जो उद्योग हैं उनको मुक्त प्रतियोगिता में खड़ा करे, और मुक्त प्रतियोगिता में खड़ा करे, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करे, भारत का माल, कच्चा माल विदेशों में भेजे, विदेशों से तैयार माल भारत में अपनाए, और फिर भारतीय उद्योगों की मुक्त प्रतियोगिता में प्रतियोगिता हो, तो वो बेईमानी होगी, क्योंकि वो टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस प्रतियोगिता की स्थिति से परे हटकर प्रतियोगिता को उन्होंने बताया कि ये पतन का कारण बन सकती है। इसलिए उन्होंने भारतीय उद्योगों को संरक्षण की बात की गई। इसलिए उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग और विदेशी माल का बहिष्कार की बात कही गई। स्वदेशी और बहिष्कार को आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में बल्कि राजनीतिक आंदोलन के रूप में उन्होंने इसका उपयोग किया गया, कि केवल मात्र भारत की इस रूप में नहीं अपनाया जाए कि ये एक आर्थिक स्वशासन, आर्थिक समृद्धि का एक कारण हो, बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन बने जो स्वराज की ओर काम आ सके।
स्वदेशी आंदोलन का धीरे धीरे विदेशी विचार, विदेशी जनमानस आदि चीज़ों के प्रति जो है लोगों को अवेयरनेस और उनके प्रति भारत के स्वाभिमान को जागृत करना। इसलिए भारतीयों को मन और मस्तिष्क को स्वदेशी बनाकर स्वाधीनता की बात को, स्वाधीनता के विचार को फैलाने का काम उन्होंने इस माध्यम से करने का कोशिश की। स्वदेशी और बहिष्कार के राजनीतिक उद्देश्य और स्वरूप को उन्होंने कोई किसी प्रकार से कोई छिपाने का प्रयास नहीं किया। स्वदेशी और बहिष्कार से उनका मूल उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के आर्थिकों पर भारी दबाव डालकर अपनी मांगे मानने के लिए विवश करना। उन्होंने बहिष्कार की स्वीकृति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप में किया। उन्होंने कहा कि इससे स्वदेशी वस्तुओं को उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ओर भारतीयों की बात को अंग्रेज़ों को विवश होकर मानना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इसको जन आंदोलन और एक कूटनीतिक हथियार भी माना। बहिष्कार आंदोलन को शक्ति देते हुए उन्होंने कलकत्ता में एंग्लो इंडियन समाचार पत्र द इंग्लिशमैन में लिखा है, यह बिल्कुल सत्य है कि कलकत्ता के गोदामों में कपड़ा इतना भरा हुआ है कि वह बेचा नहीं जा सकता। कई बड़ी से बड़ी यूरोपियन निर्यात दुकानों को या तो बंद करना पड़ा या उनका व्यापार बहुत मंद हो गया। बहिष्कार के रूप में राजशत्रुओं ने देश में विभिन्न ब्रिटिश हितों पर कुठाराघात करने का एक अत्यंत प्रभावशाली शस्त्र पा लिया है बहिष्कार के रूप में। तो बहिष्कार एक प्रमुख हथियार जो है राजनीतिक आंदोलन का बन गया, एक राजनीतिक शस्त्र। इसमें निष्क्रिय प्रतिरोध। तिलक ने बहिष्कार का आशय केवल विदेशी माल का बहिष्कार नहीं, अपितु ब्रिटिश शासन के बहिष्कार को भी अपनाया। तो जिसमें शासन की नौकरियां, उपाधियां, सार्वजनिक समारोह, अदालत आदि के प्रति बहिष्कार की बात जो थी उन्होंने बात कही। इसी प्रकार उनका निष्क्रिय प्रतिरोध जो है इसको नाम दिया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग की रूपरेखा उन्होंने तैयार की गई। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन था उसकी रूपरेखा जो है इस कार्यक्रम में देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जनता को इस रूप में तैयार किया जाए कि वो अपने स्वयं के प्रबंध को करने में सक्षम बन सके, शक्तिशाली बन सके। प्रशासन कैसे चलाया जाता है इसके लिए भारतीय लोग दक्ष हो सकें। ब्रिटिश रूपी शक्तिशाली जो है उसकी सहायता के बिना भारत में शासन को चलाया जा सके, ये उनकी एक बात थी। अपनी बात को लेकर वो ये कहते थे कि अंग्रेज जो है भारतीयों पर जो ये तंज कसते हैं कि भारतीय अपने आप पे प्रशासन का कार्य नहीं दे सकते, इसलिए स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से भारतीयों को ये भी सीख लेनी चाहिए कि हम इसमें दक्ष बन सकें। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को अपनाया। धन्यवाद।